जय हिंद सभी को। इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 के डे 17 के सिलेबस पर। ठीक है। कल एक मैच को एंजॉय कर रहे थे तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई, और आई थॉट कि ये वीकेंड भी है तो आप जरूर रिवाइज कर रहे होंगे, जबकि एक रूटीन है, मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि वीकली सिलेबस को भी आपको रिवाइज करना है। ठीक है। डे 17 के सिलेबस के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि डे 16 में आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ये जो 2022 का विज्ञापन है जिसकी परीक्षा हाल फिलहाल में होने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसके महत्व को भी समझेंगे कि ये एक लास्ट एग्जाम होगा जो इस पैटर्न पर होगा। आगे जो वैकेंसीज आएगी जरूर आएगी, जल्दी वैकेंसी आएगी, पूरा विश्वास रखिए। नई वैकेंसी भी जल्दी आएगी और ठीक ठाक वैकेंसी आएगी, लेकिन उसमें जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। उसमें जीएस वगैरह बहुत सारी चीज ऐड हो जाएगी, हो सकता है माइनस मार्किंग भी स्टार्ट करके वट एवर, वो तो जब भी समय पता चलेगा। लेकिन ये पैटर्न आपको क्लियर है जिस पर आप तैयारी कर रहे हैं और अभी तक सारे एग्जाम देते आए हैं। ठीक है। तो इसकी अहमियत को समझे कि ये एक तरह से लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद चीजें आपको स्विच करनी होगी, एडजस्ट करना होगा, और मुझे नहीं पता कि आप किस एज सेगमेंट में आते हैं कि इतना एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये लास्ट ब्लो है, तो लास्ट फेज भी चल रहा है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन लगे रहनी चाहिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि डे 16 होते होते बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंतजार कम हो गया है। ठीक है। वो वीडियोस को उतना नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत बोरिंग चीज होती है। ठीक है। और बोरिंग चीजों को पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कमेंट करते हैं, और जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उस पर रेस्पॉन्स करते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास पैशन है, एबिलिटी है, दे कैन गो थ्रू दिस एग्जाम विद ए गुड रैंक। बिलीव मी, आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो पूरा पूरा पोटेंशियल है जो अभी तक इसमें बने हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डे 17 के सेशन को। डे 17 में आपको क्या क्या पढ़ना है 60 डे की मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग। तो हम होते होते 1 से लेकर 60 तक हम कवर कर चुके हैं, तो डे 17 की बारी है। तो आइए इसमें भी हम वही कंटिन्यू कर रखेंगे। क्या होगा? ग्रामर होगी, वोकैबुलरी, लिटरेरी टर्म, ऑथर, और इस पूरी का रिवीजन। साथ ही आपको वीकली रिवीजन भी करना है। वीकली रिवीजन भी करना है। हर 7 दिन के बाद पूरे कोर्स का रिवीजन करना है जितना आपने पीछे पढ़ा है। आप क्योंकि आप अपने की पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स के हो चाहे वोकेबलरी की वो रूट वर्ड्स हो, उस पर बनने वाले इंग्लिश वर्ड्स हो, ठीक है, उन सब का आप रिवीजन वीकली कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो चीजें बढ़ती रहेगी तो कोई भी चीज बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा, फटाफट रिवाइज हो जाएगा अगर प्रॉपर वे में की पॉइंट्स को नोट कर रहे होंगे। शेक्सपियर के की फैक्ट्स आप नोट कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको टॉपिक देता हूँ, उस पर आप जो सर्च करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, उसको वन लाइनर की फॉर्म में नोट करते रहिए। ठीक है। तो इस पूरे कोर्स को आप हमारी ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का। तो चेक करते हैं प्रोग्रेस डे 16 की। डे 16 की प्रोग्रेस को चेक करते हैं, और यहाँ पर हमने आपको टेंस पढ़ने के लिए बोला था। सो आपको देखना है कि यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ही इज हैविंग अ सेल फोन, ये करेक्ट सेंटेंस है या इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो किसी चीज को रखने को क्या हैव ही बोलेंगे, तो मुझे लगता है कि इसको प्रोग्रेस में यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर हैव आना चाहिए। आप रिस्पॉन्स करें कि हैविंग सही हो सकता है क्या? मेरे ओपिनियन में ये इनकरेक्ट है। ठीक है। ही हैज अ सेल फोन। ये कीप हुआ, सी हुआ, थिंक हुआ, ऐसी कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। आई हैव नेवर नो हिम। ठीक है। ये भी मुझे गलत लग रहा है कि अगर मैं उसे कभी नहीं जानता हूँ, मैं उसे कभी नहीं देखा उतना एंग्री होते हुए, तो आई हैव नेवर नोन। हैव प्लस V3 का कंसेप्ट होता है, तो यहाँ नोन आना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। रेड एंड मार्टिन की बुक से ही सेंटेंस लिए हैं। आगे चलकर मैं आपको कुछ एरर स्पॉटिंग पर भी बहुत सारे सेंटेंस एक्सरसाइज दूंगा। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको इतने समय से जानता हूँ। आई हैव नोन, और एक टाइम ड्यूरेशन दे दी, तो इट सीम्स ये करेक्ट सेंटेंस होगा। और आपका आंसर क्या है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। ठीक है। सेंटेंस नंबर 4 में आपका क्या ओपिनियन है? ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको इनकरेक्ट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये किस तरह से इनकरेक्ट है, फिर करेक्ट कैसे हो सकता है। आई रोट द लेटर बिफोर ही हैड अराइव। ठीक है। उसके आने से पहले मैंने लेटर लिख लिया था, तो लेटर लिख लिया था, तो जो काम पहले हुआ तो वहां पर हैड आना चाहिए। आई हैड रिटन। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव। ठीक है। इनकरेक्ट सेंटेंस था, आपने क्या माना है? यहाँ फिलअप है, सी डैश वरीड अबाउट समथिंग, तो क्या आएगा? लुक्स आएगा, लुकिंग आएगा, इज लुकिंग आएगा। ठीक है। वो परेशान दिख रही है या दिखती है, तो क्या आएगा? इट सीम्स कि यहाँ पर लुक्स आना चाहिए, सी लुक्स वरीड।
ठीक है, शी लुक्स वरीड। अगर आपको इसमें किसी में भी इनकरेक्ट लग रहा है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है शीला डैश हर केस लुक, पैक्ड हैज पैक्ड हैड पैक्ड। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, वहां पर समझाने वाला कोई नहीं होगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो आपकी अटेंशन है, देखो शीला ने अपना केस पैक कर लिया है, तो रिसेंट पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिसेंट पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होना चाहिए। शीला हैज पैक्ड हर केस लुक। ठीक है, लुक को आप पहले रखेंगे तो पूरा सीन आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इससे डिफरेंट आपका आंसर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड गिव योर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, आई विल गिव माइन। वोकेबलरी में जो आपने सेशन नंबर 14 किया था, ठीक है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए अब वोकेबलरी में वो चीजें स्टार्ट हो गई है। पहले अब तक फंडामेंटल चल रहा था, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज, साइंस, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, ये सब चीज पढ़ लिया। यहाँ से हार्डली कोई वर्ड आता है, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग जो उनके रूट वर्ड्स है, अब जो वर्ड आएंगे वो एग्जाम में आते रहते हैं। सभी नहीं आएंगे, लेकिन वो जो 4-5 वर्ड है जो किसी को नहीं आते, उसका एरिया यहाँ पर अभी स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको पीछे नहीं हटना है, आपको और डेडिकेट होकर पढ़ना है, और पैशन के साथ पढ़ना है, और जोश के साथ पढ़ना है। ठीक है, चाहे चैप्टर कितना भी बोरिंग हो, कितना भी टफ लगे, तो 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, अपने फोन की हेल्प लेंगे या जो भी हेल्प ले सकते हैं पॉसिबल हेल्प लीजिए, बस ट्रांसलेशन पर डिपेंड मत रहिएगा। तो क्रोनिक का क्या मतलब होता है? एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी डिसीज जो काफी लंबे समय से चल रही है। ठीक है, जैसे यूपी में पेपर लीक एक क्रोनिकल प्रॉब्लम बन गई है। इनकोरेजिबल, कंज्यूमेट एक एक्सपर्ट लेवल की चीज होती है, लेकिन बैड वे में ले जाएंगे। कंजेनिटल, कोई चीज जन्म से है तो उसको बोलेंगे कंजेनिटल प्रॉब्लम है। एंड अग्रीजियस, बहुत ज्यादा लेवल का बुरा आदमी या बुरी कंडीशन, एक एडजेक्टिव के रूप में हुई है, उनको एग्रीजियस बोलते हैं। और जो भी सिमिलर वर्ड है, इनके मीनिंग आपको हर हाल में क्लियर होनी चाहिए। अब ये वो क्वालिटी स्टार्ट हो गई है सेशन नंबर 14 से, जो आपके एग्जाम में आएंगे, और वो 3-4-5 क्वेश्चन होंगे जो जनरली सब स्टूडेंट से नहीं होते। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका स्कोर और उससे 2 नंबर ज्यादा रहेगा। अब पोएम रिटन टू सेलिब्रेट मैरिज, इसको क्या बोलते हैं जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। लिटरेरी टर्म में आपने पढ़ा था। अ वाइन डार्क सी, ये पूरा फ्रेज है, ये किस तरह का एग्जाम्पल है एपिथेट में? किस तरह का एपिथेट है ये? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। होमरिक एपिथेट है। फिर आपके कमेंट आते हैं सर आप ही आंसर बता दीजिए। लेकिन उन स्टूडेंट्स को क्या करूं जो दिए गए टास्क को नहीं पढ़ते, बस केवल आंसर जानना चाहते हैं, तो उनको एग्जाम में भी कुछ हेल्प नहीं होगी, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीज एग्जाम में सोल्व नहीं होगी। इसके पीछे का रीजन क्या है जान लीजिए। क्योंकि हम एक लाइन के रूप में या एमसीक्यूज के रूप में उस फैक्ट को जान गए, लेकिन उस सिक्के का दूसरा पहलू छूट जाता है जो एग्जाम में दूसरे एंगल से पूछेगा। और जब हमारी थ्योरी पढ़ी हुई होगी तो कोई भी एस्पेक्ट आप पूछेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसलिए रिलाई अपॉन द थ्योरी। ठीक है, तो आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर प्रॉब्लम सोल्व करनी है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फॉर्मल एसेज जो इम्पर्सनल एसेज भी होते हैं, पहले आप बताइए कि या इक्वल है ये? फॉर्मल एसेज इक्वल टू इम्पर्सनल, और उनको और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न पर क्वेश्चन आते रहते हैं। अनदर नेम ऑफ एनी लिटरेरी फॉर्म। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, फादर ऑफ एसेज पूछा है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज एंड प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, तो फादर में कौन आएगा जल्दी से आप मुझे बताइए। इंग्लिश एसेज का तो फादर मुझे पता है, लेकिन एसेज का फादर आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंच नेम है इंग्लिश एसेज फ्रांसिस बेकन, शेक्सपियर के कंटेम्परेरी है। आपको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज भी बताना है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज 19th सेंचुरी से इसका आंसर आएगा, 19th सेंचुरी से। यूफेमिज्म वर्सेस यूफ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें डिफरेंस अगर क्लियर है तो इट मीन्स आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। यूफेमिज्म एंड यूफ्यूज आपको दोनों के एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। इन विच वर्क डिड शेक्सपियर पैरोडाइड लिलीज प्रोज स्टाइल यूफ्यूज, शेक्सपियर ने लिली के प्रोज स्टाइल को अपने किस वर्क में सबसे पहले पैरोडाइड किया? और कुछ वर्क में भी किया, लेकिन एक मेजर एग्जाम्पल के रूप में वो कौन सा वर्क होगा? ठीक है, तो इसका आंसर भी मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे। विच ऑफ शेक्सपियर वर्क्स इज एन एंड्रोसेंट्रिक? ठीक है, एंड्रोसेंट्रिक, शेक्सपियर के किस वर्क को एंड्रोसेंट्रिक बोला जाता था? पैट्रियार्कल उसमें थीम है। ठीक है, जब आप फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। और शेक्सपियर का एक वर्क आता है जो एंड्रोसेंट्रिक है। तो इसका आंसर आई वांट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपको जोनर बताना है रिचर्ड थर्ड का, साथ साथ इसके प्रोटोगोनिस्ट का नाम बताना है, साथ साथ इसकी थीम बतानी है। ठीक है, रिचर्ड थर्ड की थीम, प्रोटोगोनिस्ट, जोनर। सेटिंग बिल्कुल क्लियर है। सेटिंग तो मेडाइवल, मेडाइवल इंग्लैंड है। हु किल रिचर्ड थर्ड इन प्ले रिचर्ड थर्ड, जो रिचर्ड थर्ड है उसको प्ले के अंदर कौन मारता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है।
विच हिस्टोरिकल इवेंट इज बैकड्रॉप इन रिचर्ड थर्ड प्ले में कौन सी ऐतिहासिक घटना को प्रेजेंट करते हुए दिखाया गया है? ठीक है, द वार ऑफ रोजेस, द वार ऑफ रोजेस, इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस। ठीक है, तो इस घटना को बैकड्रॉप दिखाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर इनके आंसर आपको क्लियर है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू नीड टू बी मोर फोकस्ड, मोर थ्योरेटिकल फ्रॉम द ऑथेंटिक बुक्स। आइए डे 17 के सिलेबस को देखते हैं। रेड एंड मार्टिन से आपको ग्रामर कवर करनी है, और ग्रामर में आपको क्या करना है, एक और रिवीजन आपको टेंस को देना है। ठीक है, टेंस को ही आपको एक बार और रिवीजन देना है, उसकी सभी एक्सरसाइज को आपको पूरा करना है। चाहे प्रेजेंट की बात हो रही हो, पास्ट टेंस की बात हो रही हो, फ्यूचर की हो रही हो, इनकी सभी एक्सरसाइज को करना है। इतना इजी लगे लेकिन फिर भी टेंस में हमेशा कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, वर्ब के पर्सन और नंबर को भी समझना है टेंस के साथ साथ डे 17 में। ठीक है, वोकेबलरी की तरफ मूव करते हैं। अपनी फेवरेट बुक वर्ड पावर में लीजिए, से आपने रिवीजन जरूर किया होगा। और अब डे 17 में आपको करना है सेशन नंबर 15। सेशन नंबर 15 में, सेशन नंबर 14 में यूज होने वाले 10 वर्ड्स की रूट को डिस्कस किया गया है, और हर एक रूट पर 3 से 4 से 5 नए वर्ड जो होंगे उसको आपको समझना है। और अगर समझने में प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बोरिंग लगता है, शॉर्टकट आप ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट कभी नहीं करता शॉर्टकट। ठीक है, तो उन रूट वर्ड्स को लिख लेंगे, उनके इंग्लिश मीनिंग को लिख लेंगे, और उन रूट पर बनने वाले इंग्लिश वर्ड्स को लिख लेंगे, तो एक पेज में ही आपको इस पूरे सेशन की समरी आ जाएगी। बस आपको बार बार रिवाइज करना होगा, रटने जैसा हो जाएगा। ठीक है, बट मैं स्मार्ट स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि वो डिलीजेंटली पूरे सेशन को पढ़ेंगे, पेंसिल से हाईलाइट करेंगे चीजों को, रूट वर्ड्स को समझेंगे, और सारे सेशन पढ़ने के बाद उसकी वर्कबुक एक्सरसाइज करेंगे। चाहे दो स्टेप में कर सकते हैं। वर्कबुक एक्सरसाइज करने के बाद नेक्स्ट डे फिर उन रूट वर्ड्स को और उनके इंग्लिश मीनिंग को नोट करेंगे, शॉर्टकट स्टूडेंट की तरह बाद में। ठीक है, तो उस पूरे सेशन नंबर 15 को देखना है। इसकी पूरी जो रूट वर्ड्स आएगी, उस पर बनने वाले इंग्लिश वर्ड्स आएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे नोटस आएगा, क्या मीनिंग होता है, समस आएगा, कोरिजो आएगा, इन्हीं से आपकी वोकेबलरी प्रिपेयर होगी, बिलीव मी। तो वर्ड पावर के बाद आपको करना है तीसरी चीज, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म बाय एम एच अब्राहम्स। तो इस ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म में सबसे पहले आपको जानना है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जानना है फैंसी एंड इमेजिनेशन का कंसेप्ट किसने दिया था, और किस सेंस में दिया था, और अपने किस वर्क के अंदर दिया था, क्या फैंसी होती है और क्या इमेजिनेशन होती है, पूरा कंसेप्ट आपको हर तरह से जानना है, की पॉइंट्स को समझते हुए। ठीक है, तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पीजीटी के सभी साथियों को करना है, टीजीटी के लिए कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, सरफेस पर आप इसको पढ़ सकते हैं, व्हाट इज फेमिनिस्ट एंड व्हाट इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट सबसे इसमें पायनियर के रूप में जाना जाता है, उनका वर्क विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792। वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी में रूम ऑफ वन सोन का एक ऐसे है जिसमें वो प्रेजेंट करते हैं पूरी कहानी को कि क्या फेमिनिस्ट है। ठीक है, फेमिनिज्म को प्रेजेंट करती है। और इसमें क्या-क्या जानना है आपको, पैट्रियार्कल जेंडर बेस पर पीजीटी वालों को पढ़ना है इतना सारा, टीजीटी वालों को नहीं। और टीजीटी वालों को साथ-साथ जानना है कि एलेंसो वाल्टर ने इस टर्म को कॉइन किया था, गाइनोक्रिटिसिज्म। ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से किस तरह से डिफरेंट है थोड़ा-सा डिफरेंट, लेकिन आपको पूरी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़कर इसका कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, और इसमें कुछ वर्क है, सिमिलर वर्क है, एलेंसो वाल्टर का वर्क है, लिटरेचर ऑफ देयर ओन। ठीक है, रूम ऑफ वंस ओन वर्जीनिया वुल्फ था, तो उसी के टाइटल एक सिमिलर करते हुए अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, गाइनोक्रिटिसिज्म पर बेस्ड कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज करनी है आपको सभी को, फिगरेटिव लैंग्वेज करनी। फिगरेटिव लैंग्वेज का इंग्लिश लिटरेचर में बहुत यूज है, पोएटिक वर्क में। ठीक है, इसके थॉट को, इसको स्पीच को, सब चीज को समझना है, और फिर जानना है सिमिली को। सिमिली में आपको साथ साथ सिमिली के साथ साथ मेटाफर को जानना है। मेटाफर में जो टेनर और व्हीकल का कंसेप्ट है, ये रिचर्ड ने दिया था, इसको जानने की कोशिश करेंगे पूरा पूरा। इम्प्लाइड मेटाफर क्या होता है, फिर डेड मेटाफर क्या होता है, मिक्स्ड मेटाफर क्या होता है, सभी को जानकर उनके एग्जाम्पल को जरूर नोट करेंगे। शेक्सपियर के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, हेमलेट को, तो जरूर इस चीज को नोट करेंगे। ठीक है, एम एच अब्राहम से इसको नहीं छोड़ सकते आप। मैथोन फिगर ऑफ स्पीच होती है, इसको जानेंगे। चेंज ऑफ नेम जिसको बोला जाता है। फिर सिनक्डोकी क्या होते हैं, फुल फॉर द पार्ट एंड पार्ट फॉर द होल, एंड साथ साथ पर्सोनिफिकेशन को जानेंगे। इतना ही इसमें इस सेक्शन में यहाँ पर आपको करना है, जो आपको डे 17 में करना है लिटरेरी टर्म में। बात करते हैं कि ऑथर में आपको क्या पढ़ना है। ऑथर में कल प्रीवियस डे में आपने रिचर्ड थर्ड किया था, आज जो आपको करना है डे 17 में, वो करना है लव्स लेबर लॉज, LLL। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे मेजर फैक्ट्स है। ठीक है, जरूर क्वेश्चन आता है, हर बार एक क्वेश्चन टीजीटी में आता है, लगभग लगभग पीजीटी में भी एक क्वेश्चन शेक्सपियर के इस प्ले से कनेक्टेड करके आता रहता है। ठीक है, तो लव लेबर लॉज के जोनर को जानेंगे। ठीक है, इसके सब जोनर को भी जानेंगे, मेरे कहने से इस पर भी ध्यान दीजिएगा।
इसका सब जोनर क्या है, इसकी सेटिंग्स, इसकी थीम, मेजर इंसिडेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस, साथ साथ कैरेक्टर्स। देखिए कॉमेडी में और ग्रेट ट्रेजेडीज में आपको कैरेक्टर्स भी करने हैं, एटलीस्ट मेजर कैरेक्टर आपको करने हैं, ठीक है। मेजर कैरेक्टर, जोनर, सेटिंग, थीम, मेजर इंसिडेंट्स। और अगर आप पूरे इस कोर्स को, डिजिट इंग्लिश को एक ही गो में आप करना चाहते हैं, तो एक सिंप्लीफाइड वे में आप पूरी थ्योरी चाहते हैं जिसकी पूरी एक्सप्लेनेशन, साथ साथ आपको पीडीएफ स्टडी करने के लिए मिलेगा, बाद में आपको एमसीक्यूज से प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो उसके लिए हमारे 1 ईयर वैलिडिटी का ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको फॉलो करने के लिए, इतनी बोरिंग चीज को फॉलो करने के लिए पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। सरफेस पर आइडियाज की बात करना कि ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो भी आप किसी न किसी को सलाह दे देंगे, हम सब किसी को सलाह देने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो सलाह देना बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लाई करना, उसको अप्लाई करना, दैट इज द रियल थिंग, ठीक है। रियल तपस्या तो वही है। तो सबकी बस की बात नहीं है। जो बने हुए हैं बने रहिए, एंड कीप इट अप, कीप काम, एंड keep following the instruction, and daily cover your target syllabus. Okay, if any problem that I can help you in a different way, then let me know. Clear? So thank you everyone.